चलिए आज चलते हैं भारतीय प्रवासी कथाकारों की कहानियों की दुनिया में। आज सुनिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी कथाकार और कवित्री रेखा राजवंशी की लिखी हुई कहानी वो अधूरी नहीं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अपने घर की बालकनी में बेचैनी से टहलती हुई अपर्णा जाने कितने साल पीछे चली गई थी। यादों के दरीचे खुल गए थे और न जाने कितनी बातें उसके मनो मस्तिष्क को मथ रही थीं। पिछले 20 साल से मेलबर्न में अकेले रह रही थी, किसी से अधिक संपर्क में नहीं थी, जाने कैसे अंतर्मुखी होती जा रही थी। उम्र ही क्या थी उसकी, सिर्फ 42 साल। इतनी आयु में तो ऑस्ट्रेलिया में लड़कियां शादी करती हैं, पर उसने तो शादी ब्याह की बातों पर बंधन लगा दिया था। अपने काम से काम और मतलब से मतलब, घर से ऑफिस तक का बंधा बंधाया रूटीन। उसके गंभीर चेहरे पर मुस्कुराहट या तो आती नहीं थी या अनुशासन के कड़े बंधन में स्वयं को बांध कर बैठी थी। शायद उसे लगता था कि वो मुस्कुरा देगी तो लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे। इतनी कम उम्र में इतने सीनियर पोस्ट पर जो चली गई थी। बड़े बैंक की ब्रांच मैनेजर थी, काफ़ी जिम्मेदारी का काम था, सब उसकी इज्जत करते थे। उसके ऑफिस के कोई मित्र और सहेली नहीं थे, पर बिल्डिंग की एक दो महिलाएं अनचाहे ही उसकी सहेलियां बन गई थीं। नीना और अजय अपनी 6 माह की बच्ची के साथ करीब 10 साल पहले ही उसके पड़ोस में आए थे। नए नए थे, बहुत सी बातें पता नहीं थीं, तो कभी उससे पूछ लेते और वो उन्हें खुशी खुशी समझा देती। एक दिन संडे को घर की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला, देखा हाथ में प्लेट लिए नीना बाहर खड़ी थी। आज घर में पूजा थी, उसी का प्रसाद है, कहते हुए प्लेट अपर्णा को पकड़ा दी। जाने क्यों अपर्णा को अच्छा लगा और उसे अंदर आने का न्योता दे दिया। छोटी सी रिया को गोद में थामे नीना तुरंत अंदर आ गई, जैसे इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। घर की हर चीज़ को देखती रही, फिर धीरे से बोली, दीदी आपका घर इतना साफ कैसे रहता है? अपर्णा ने मन में सोचा, गंदा करने के लिए है ही कौन, पर मुस्कुराकर बोली, आओ बैठो, चाय पियोगी? हाँ, एक कप चाय मिल जाएगी तो सारे दिन पूजा के पकवान बनाने की थकान मिट जाएगी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। टी बैग वाली लोगी या मसाले की? उसने पूछा। दीदी मसाले वाली होगी तो मज़ा आ जाएगा, पर कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी ना आपको? इसमें तकलीफ़ कैसी? कहते हुए अपर्णा इलायची कूटने लगी। चाय लेकर आई तो देखा नीना रिया को सोफ़े के एक तरफ सुला चुकी थी और सोफ़े पर पैर मोड़कर बैठ गई थी, जैसे जाने कितनी थकी हुई हो। दीदी आप कितनी अच्छी हो, कहते हुए चुस्की लेकर चाय पीने लगी। परदेश में माँ बहन तो है नहीं, कितना काम करना पड़ता है बच्ची के साथ। आपको देखती हूँ ना तो अपनी बड़ी बहन याद आ जाती है, वो कह रही थी। उसे दिलासा देते हुए अपर्णा ने कहा, कोई बात नहीं, जब जी चाहे आ जाओ। उसने बच्ची की तरफ नज़र डाली। गोल मटोल गेहुए रंग की छोटी सी डॉल जैसी बच्ची कितनी निश्चिंतता से सो रही थी। उस दिन कुछ देर साथ बैठकर नीना चली गई। जितनी देर बैठी अपने परिवार को याद करती रही। वहाँ होती तो कितना सुख होता, कोई काम न करना पड़ता, रिया के साथ कितनी मदद मिल जाती, आदि आदि। तब से नीना कभी कभार आ जाती। सच है, परदेश में भारत बहुत याद आता है। यहाँ तो लगातार काम का बोझ लगा रहता है, नौकर चाकर तो होते नहीं। कितनी मदद मिल जाती है वहाँ, नौकर या मेड कितना ख्याल रखते हैं। घर के दूसरी तरफ वीणा रहती थी। वीणा महाराष्ट्र की थी। दिन में चाइल्ड केयर में काम करती है और शाम को संगीत सिखाती थी। लगभग रोज़ शाम संगीत सीखने कुछ लोग उसके घर आते थे। उसका पति बस चलाता था। बच्चे अब बड़े हो गए थे, एक यूनिवर्सिटी में था और दूसरा हाई स्कूल में। कभी आते जाते वीणा से हेलो हो जाती। इतने सालों में सब कुछ बदल गया था। अनेक खूबसूरत घर टूट गए थे और उनकी जगह बहुमंजिला फ्लैट बन गए थे। उसके घर के पास चारों तरफ जाने कितने खिड़कियां और दरवाजे बन गए थे। काम से जैसे ही घर पहुंचती, दरवाज़ों खिड़कियों को बेधती लड़ाई झगड़े या संगीत की आवाज़ सुनाई देती। पूरे हफ्ते काम, शनिवार को घर की सफाई और फल सब्जी ग्रोसरी, और रविवार को आराम या कोई मूवी देख लेना, यही रूटीन था उसका। और अब ये खबर, ये संदेश जिसकी उसे सालों से प्रतीक्षा थी। 10 साल पहले आता तो पाँव ज़मीन पर न पड़ते, पर अब इस तरह अचानक।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चहलकदमी बंद करे कॉफ़ी ले अपने सोफे पर आ बैठी। विगत जैसे उसे कैलेंडर के पन्नों में 20 साल पीछे ले गया था, जब वो सीए कर रही थी। तभी तो वो मिली थी आदित्य से। लाइब्रेरी में एक ही किताब ढूंढते हुए टकरा गए थे। किताब की एक ही कॉपी थी तो आदि ने उससे कहा, ठीक है पहले तुम पढ़ लो, बाद में मैं। जिस दिन लाइब्रेरी में वापस तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर देना ताकि कोई और न ले जाए, ये मेरा नंबर है। कहते हुए उसने स्टिकी नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। पढ़कर किताब जमा करने के पहले उसने आदित्य को फ़ोन किया। जब अपर्णा पहुंची तो बाहर ही खड़ा था। किताब लेने देने की प्रक्रिया हुई। जब लाइब्रेरी से निकले तो आदि ने उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास समय है तो चलकर चाय या कॉफ़ी पिएं, थोड़ा किताब पर डिस्कशन भी हो जाएगा। अपर्णा को यह आइडिया अच्छा लगा। वहीं पता लगा कि आदि आईएएस की तैयारी कर रहा था। आदि जितना देखने में अच्छा था उससे ज़्यादा बातें करने में। जाने कैसे दुनिया भर का ज्ञान था उसको। अपर्णा भी क्या कम थी। पढ़ने का शौक़ तो बचपन से था, सुंदर भी थी, घर की लाडली थी, पर अनुशासन प्रिय पिता से डरती थी। माँ अक्सर उसकी नज़र उतार देती। छोटा भाई बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग कर रहा था। दादा दादी के साथ पुश्तैनी बड़े घर में पूरा परिवार रहता था। आदि से बातचीत शुरू हुई और शीघ्र ही मुलाकातों में बदल गई। कब वे एक दूसरे को दिल दे बैठे पता ही नहीं चला। अक्सर आदि उससे कहता, अपर्णा जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, अच्छा ही अच्छा हो रहा है। वो हंस देती और कहती, आदि तुम्हारे साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वादा करो मुझसे दूर नहीं जाओगी। एक दिन वो बोला, तो कर लो ना मुझसे शादी। वो शर्मीली हंसी हंस दी। अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं बस, एक दिन तुम्हें डोली में बैठा कर ले जाऊंगा, उत्साह से उसने कहा। दिन बड़े अच्छे बीत रहे थे। मिलना जुलना तो होता था, पर दोनों अपने कैरियर पर फोकस कर रहे थे। और फिर वो दिन आया जब आदि आईएएस में सेलेक्ट हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। अपर्णा भी खुश थी। उसने आदि से फ़ोन पर पार्टी मांगी और जल्दी उसका इनवाइट आ गया। ताज पैलेस के रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ। उस दिन मोरपंखी रंग का सूट, उसके ऊपर कढ़ाईदार शॉल पहन कितनी जच रही थी अपर्णा। गले और कान में भी हल्के से जेवर पहन लिए। आदि भी आज सूट पहनकर आया था। बड़ा हैंडसम लग रहा है, अपर्णा ने सोचा। आगे बढ़कर आदि उसे मेज तक ले गया। खाने पीने के बीच ही आदि ने बताया कि उसके परिवार में सब बहुत खुश हैं। माँ, पिता और बड़े भाई सबके बधाई संदेश आए हैं। चलने से पहले बड़े स्टाइल से घुटने पर बैठते हुए उसने गुलाब के एक फूल के साथ प्रपोज किया। मुझसे शादी करोगी अपर्णा? अपर्णा को याद है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आगे बढ़ के बड़ी अदा से उसके हाथ से गुलाब लेते हुए कहा, जरूर, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी आदि, पर पापा से आकर परमिशन लेनी पड़ेगी। कहते हुए अपर्णा मुस्कुरा दी। तय हुआ अगले शनिवार आदि उसके माता पिता से बात करेगा। उसने माँ को बता दिया था, माँ अगले शनिवार को मेरा एक मित्र मिलने आना चाहता है। ठीक है ना, पापा से पूछ लोगी ना? आप दोनों का मिलना ज़रूरी है। माँ ने हंसकर कहा, यह कोई खास मित्र लगता है तुम्हारा? शर्मा कर वो माँ से लिपट गई थी। माँ, बहुत अच्छा है आदि, आईएएस में सेलेक्ट हो गया है। उसका एक बड़ा भाई और माता पिता सब बिहार में रहते हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ पापा को मना लोगी ना? एक ही सांस में कह गई थी सब। उसे यकीन था सब ठीक होगा। 2 दिन बाद शनिवार को नियत समय पर आदि घर आया। पापा ने दरवाज़ा खोला और आदि को अंदर बुलाया। हल्का सा नर्वस तो था आदि, पर नमस्ते कहते हुए अंदर आ गया। चाय पर बैठे तो माँ ने चाय के साथ समोसे, कटलेट्स और घर का नाश्ता रखा। पापा आदि की हर बात को जैसे ध्यान से देख रहे थे। कैरियर के बारे में पूछने के बाद पापा पूछ रहे थे, तो तुम लोग भी ब्राह्मण हो ना हमारी तरह? आदि उनके इस अचानक पूछे गए प्रश्न से घबरा गया। जी नहीं। तो तुम्हारा पूरा नाम तो पूछा ही नहीं। आदित्य कुमार। पर जाति क्या है? उनके इस अकस्मात प्रश्न से सब चौंक गए। पापा तो इतने दकियानूसी नहीं थे। अपर्णा चौंक गई। उत्तर के लिए सब आदि की तरफ देखने लगे। आदि का चेहरा जैसे लाल हो उठा। धीरे से बोला, अंकल वी आर शेड्यूल कास्ट। पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। उठ के खड़े हो गए। अरे, हम उच्च वर्गीय ब्राह्मण सोच भी नहीं सकते अपनी लड़की शेड्यूल कास्ट लड़के से ब्याहें?
सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझ में नहीं आता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की। कहते कहते उनकी आवाज़ ऊंची हो गई। आदि इस अपमान के लिए तैयार नहीं था। उठा और कहने लगा, गलती हो गई अंकल, आप जैसे पढ़े लिखे असभ्य लोगों के घर अपर्णा कहाँ से पैदा हो गई समझ नहीं आता। मेरे पिता भी कलेक्टर हैं, माँ उद्योगपति घर से हैं। आप जैसे लोग ही देश की उन्नति नहीं होने दे रहे। कहते कहते वो घर से चला गया। अपर्णा क्या करती, अपने पिता से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा तो उसे कदापि नहीं थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पापा कह रहे थे, एक राजकुमार से होगी मेरी अर्पी की शादी, उच्च ब्राह्मण कुल के। जाने कहाँ से चले आते हैं लोग, कम से कम सोचा तो होता। और अर्पी, कान खोल कर सुन ले, आगे से इस तरह के लोगों को घर में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोते रोते अपर्णा अपने कमरे में निढाल सी बिस्तर में ढह गई। ये आदि का नहीं, उसका अपमान किया था पापा ने। आदि को बहुत बार फ़ोन किया, हर बार फ़ोन बंद मिला। उसके दोस्त से पता लगा आदि ट्रेनिंग पर चला गया है, फिर नौकरी पर चला जाएगा। उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा था। आदि को कैसा लगा होगा, वो तो इस अपमान के लिए बिल्कुल तैयार न था। माँ को उससे सहानुभूति थी, पर पापा जिद में थे और दादा दादी तो अपने उच्च वर्गीय संस्कारों में ही उलझे रहते। अब अपर्णा का मन घर में न लगता। उसके लिए जोर शोर से रिश्ते तलाशे जा रहे थे। उसकी सहेली राखी ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन कर रही थी। अपर्णा ने भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। 7-8 महीने में उसकी औपचारिकताएं पूरी हो गईं। ऑस्ट्रेलिया का टिकट भी चुपचाप खरीद लिया। मित्र के यहाँ कुछ दिन रहने का बहाना बनाकर उसने सूटकेस पैक किया। मन बदल जाएगा बच्ची का, माँ ने पापा को मनाया। पापा ने उसे ड्राइवर के साथ राखी के घर छुड़वा दिया। 2 दिन बाद दोनों लड़कियों ने ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट ले ली। हालांकि अपर्णा ने आने के पहले माँ पापा को चिट्ठी लिख दी थी, ये भी कि उससे रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ लें, पर आदि के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। उसे पता था कि उसके आने के बाद माँ रो रो के बुरा हाल कर लेंगी, दादा दादी की नाक कट जाएगी और पापा उच्च ब्राह्मण परिवार के होने के दम्भ में उसे गालियाँ देंगे। अब जो भी होना है वो हो। ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स की ज़रूरत थी और राखी को टीचिंग में जाना था। अपर्णा को बैंक में टेलर की नौकरी मिल गई। दोनों अपनी इस नई जिंदगी में खुश थे। उन्हीं दोनों राखी की मुलाकात विकास से हुई। विकास इंजीनियर था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। राखी और विकास बाद में सिडनी चले गए और अपर्णा मेलबर्न में अपनी नौकरी को समर्पित हो गई। कुछ साल में ही ये 2 बेडरूम वाला यूनिट भी खरीद लिया। ऐसा नहीं कि इन 20 सालों में उसे लड़के नहीं मिले, पर मन में बसे हुए आदि को कैसे निकालती और उसे ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से लाती। सच है, मन ना ही 10-20। आने के 2 साल बाद ही राखी के माध्यम से भाई ने उसका नंबर ढूंढ लिया था। दीदी बहुत याद आती है तुम्हारी, माँ भी तुमको बहुत मिस करती हैं। माँ कह रही थी अर्पी कब आओगी। अपर्णा को पता था वो उस घर में कभी नहीं जाएगी जहाँ उसके सपनों के महल ढहढहा के गिर पड़े थे, जहाँ उसके आदि को बेइज्जत होकर निकाला गया था। इस बीच भाई मेलबर्न आ चुका था। उसकी शादी में भी वो नहीं गई तो पत्नी को लेकर आ गया था। उसी ने फ़ोन पर बताया था जब दादा और दादी का स्वर्गवास हुआ। माँ कुछ टूटी उदास रहती थी और अपर्णा, उसके आंसू रिश्ते रिश्ते जाने कब उसके सीने से गांठ के रूप में उभर आए थे। 35 साल की उम्र में ही उसे अचानक महसूस हुआ उसके सीने पर उभरा लंप बड़ा हो गया है। चिंता हुई, डॉक्टर को दिखाया तो तुरंत मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करवाने की राय दी और फिर आनन फानन में सारे टेस्ट और बायोप्सी भी हो गई। पता लगा ब्रेस्ट में कैंसर फैल चुका है। मन इसके लिए तैयार न था, सोच भी नहीं सकती थी, पर डॉक्टर कह रहा था शीघ्रातिशीघ्र सर्जरी करवानी पड़ेगी, राइट ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। सो जल्दी ऑपरेशन की डेट फिक्स हुई। वैसे भी अपर्णा को इन वक्षों से लगाव भी कैसा, जिसे खुद से अधिक लगाव न रहा हो वो क्या सोचे। जो सुख उसने आदि के नाम कर रखा था वो तो मिला नहीं, और फिर स्त्री होने न होने का सबूत सिर्फ वक्ष ही तो नहीं होते। फिर भी मन जाने क्यों घबराने लगा। कैंसर का नाम ही कुछ ऐसा है। सिडनी में राखी को फ़ोन किया तो तुरंत विकास के साथ पहुंच गई। उसके आने भर से बहुत हिम्मत मिली। दोनों रात देर तक बतियाती रहीं। आदि को याद कर अपर्णा एक बार फिर भावुक हो गई।
सच तो ये है कि अपनी किस्मत बनाने में यकीन करने वाली अपर्णा मानने लगी कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार होना था। जाने क्यों नहाने के बाद शीशे पर नज़र पड़ गई। अब तक तो कैंसर के हिसाब से वक्षों की जांच की थी, पर आज एक भरपूर नज़र से खुद को देखा उसने। उसे लगा वो माँ जैसी ही सुंदर है। वही नाक नक्श, रंग, लंबी गर्दन, बड़ी आँखें, फूल की कली से होंठ और सदी हुई देह यष्टि। अपने वक्षों पर निगाह पड़ी। राइट ब्रेस्ट को हाथ से थाम थोड़ी देर देखती रही। कहीं कैंसर के कोई लक्षण नहीं। शायद झूठ बोल रहा है डॉक्टर, पर रिपोर्ट्स का क्या करती? वो तो सच थी ना। कई दिनों बाद उसने बाथरूम के फुल मिरर में खुद को देखा था। उसकी पूरी देह किसी फिल्म एक्ट्रेस सी सुंदर थी। और उम्र ही क्या थी उसकी। इससे ज़्यादा कुछ सोचती कि बाथरूम के दरवाजे पर राखी ने दस्तक दी। कितनी देर लगाएगी? लेट नहीं हो सकते माय डियर। उसने अपनी राइट ब्रेस्ट को आखिरी बार निहारा, सहलाया और जैसे प्यार से गुड बाय कह दिया। राखी और विकास के साथ कार में अस्पताल जाते समय रास्ते में कोई कुछ न बोला। सब तनाव में थे। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले विकास ने उसके माथे को चूमा। सब ठीक होगा आरपी, तुम जैसी बहादुर लड़की का कैंसर तो क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यू आर ए विनर। राखी उसका हाथ थाम कर बैठी रही। अपर्णा को इस विकट स्थिति में न माँ याद आई, न भाई और न पापा। याद आया तो आदि। लगा आदि ने उसका हाथ थाम लिया है और कह रहा है, अर्पी स्टे स्ट्रांग, मैं हूँ ना। तन से भले दूर हूँ पर मन से पास हूँ। ऑपरेशन ठीक हो गया। जब होश आया तो वो अस्पताल के बिस्तर में थी। आंखें खुली तो नर्स की आवाज़ सुनाई दी, पेशेंट को होश आ गया है। लगा कोई इसके माथे पर हाथ फेर रहा है। स्पर्श चिर परिचित लगा। नज़र पड़ी तो माँ थी, आंखों में आंसू ले कह रही थी, मैं आ गई हूँ अर्पी, तुम्हें बिल्कुल ठीक करके ही वापस जाऊँगी। कितना कष्ट सहा अकेले मेरी फूल सी बच्ची ने। माँ उसके हाथों को चूम रही थी। राखी ने उसकी तरफ देखा, बोली, माफ़ करना अर्पी, तुमसे पूछे बगैर माँ को बुला लिया। सच में उस दिन अपर्णा को राखी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। जाने क्यों माँ की गोद में सिमट कर सो जाने का मन किया। उनसे लिपट कर रोने का मन किया। जैसे एक छोटी बच्ची जब चलते चलते थक जाती है ना, तो माँ की गोद में जा बैठती है और सारी थकान भूल जाती है। अस्पताल के तीसरे दिन छुट्टी मिल गई और अपर्णा घर आ गई। राखी 1 हफ्ते के बाद वापस चली गई। उसके जाने के बाद माँ ने 6 महीने उसका ख्याल रखा। खाने में आंवले का मुरब्बा, जूस, कच्ची हल्दी के साथ दूध, मंत्रों का निरंतर जाप, यही माँ का रूटीन था। कभी कभी अपर्णा स्वयं को गिल्टी समझने लगती कि जिस उम्र में माँ को आराम मिलना चाहिए था, उस उम्र में उन्हें उसकी सेवा करनी पड़ रही है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के सेशन चलते रहे। इस बीच भाई भाभी भी उसे देखने आए, पर पापा, वे शायद उसे माफ़ न कर सके थे, या फिर अपराध भाव उन पर इतना हावी हो चुका था कि बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। माँ से उनके बारे में पता चलता था। उसके पीछे शायद वे माँ से उसका हाल पूछ लेते थे। माँ का वीज़ा 6 महीने का था। तब तक अपर्णा संभल गई थी, काम पर जाने लगी थी। इस बीच विकास और राखी के भी कई चक्कर लगे। अपर्णा और माँ को लेकर कभी कहीं पार्क में या समुद्र तट पर घुमा लाते, हंसी मजाक कर माहौल हल्का बनाए रखते। 6 महीने बाद माँ चली गईं, पर अपने प्रेम का अथाह खजाना उसके पास छोड़ गईं। उनसे गाहे बगाहे अब बातचीत होने लगी थी। भाई के बच्चे हुए तो अपर्णा ने उनके लिए छोटे छोटे कपड़े खरीद कर भेजे। उसका कैरियर भी अच्छा चल रहा था। लगातार प्रमोशन मिल रहे थे और अब पिछले 5 साल से वो ब्रांच मैनेजर है। अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया उसने। आदि को भूल गई हो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका पहला और आखिरी प्यार था आदि। उसके मिलने की आशा भी अब नहीं रही थी। लेकिन आज जब से उसका मैसेज आया है वो समझ नहीं पा रही है। आदि ने लिखा है कि वो परसों मेलबर्न पहुंच रहा है, अपर्णा से मिलेगा। तो 20 साल पुरानी सभी यादें मन में चलचित्र की तरह घूमती जा रही हैं। सोच रही है कैसे मिलेगी उससे, अपने आदि को कैसे बताएगी कि वो पहले जैसी नहीं रही। अब मिलकर क्या करेगा वो? अब वो अधूरी सी है। उसके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कट चुका है। कैसे कहेगी उससे कि उसके एक ब्रेस्ट नहीं है, उसकी जगह प्रोस्थेटिक इम्प्लांट है। फिर ख्याल आता है
कि अरे अब तक तो आदि की शादी हो गई होगी, कितनी पागल है वो, क्या पता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने आ रहा हो, या हो सकता है किसी ऑफिशियल काम से आ रहा हो। किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर जाने क्यों आदि की यादों में और उलझती जा रही थी। विश्वास नहीं होता कि परसों आदि मेलबर्न पहुंच जाएगा, पर अच्छा तो ये है कि उसे कुछ पता ना चले। पहले की तरह हंसती मुस्कुराती उससे मिले और फिर पापा की बात की माफ़ी भी मांग ले। उठकर जल्दी से ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट बुक किया। कई साल बाद थोड़ा अच्छा लगने का मन किया। अगले दिन आदि का मैसेज था, अपर्णा एयरपोर्ट आओगी क्या लेने? मना कैसे करती, बहुत कंफ्यूज थी। उसने जवाब दिया, यस आई विल बी देयर। अगले दिन सुबह एयर इंडिया की फ़्लाइट से आदि आ रहा था। सुबह जल्दी उठी, घर ठीक ठाक किया, फिर लगा धत पागल है पूरी, वो घर में थोड़ी रहेगा, और शायद अब उसके मन में पिछली बातें ही ना हों। क्या पहने? आदि को कौन सा रंग पसंद था? जल्दी से ड्रेस निकाली, पसंद आई तो फिर वही पीकॉक रंग की। जल्दी जल्दी हल्का सा मेकअप लगाया और एयरपोर्ट की ओर चल दी। पार्किंग में गाड़ी लगा एयरपोर्ट में जाकर इंतज़ार करने लगी। मेलबर्न में कल रात हल्की बारिश हुई थी। सब कुछ धुला धुला और साफ था। सूरज की नर्म किरणें एयरपोर्ट के बाहर जैसे आदि के स्वागत में सोना बिखेर रही थीं। थोड़ी देर बाद जब दिल्ली से आने वाले यात्रियों का आना शुरू हुआ तो जाने क्यों अपर्णा का दिल धड़कने लगा। भले ही इतने साल बीत गए हों, पर वो आदि को किसी भी रूप में पहचान लेगी। 2 साल इतने करीब से देखा है उसे। तभी उसे लगा दूर से कोई हाथ हिला रहा है। फ्रेंच कट दाढ़ी में एक हैंडसम सा आदमी। अरे ये तो मेरा आदि है, कितना मैच्योर्ड, कितना हैंडसम। फिर उसके साथ चलती महिला को देखकर ठिठक गई। लगा शायद वो उसकी पत्नी हो, पर जल्दी ही ये गलतफहमी भी दूर हो गई जब वो महिला अपने परिचितों से जा मिली। आदि की आवाज़ से वो चौंकी। गले नहीं मिलोगी अर्पी? इतने साल बाद मिली हो, कहाँ खोई हो? उसके कंधे पर हाथ रख आदि कह रहा था। उसने कुछ दूरी पर रहकर उसे गले लगाया, एक मित्र की तरह। हवा में हल्की सी ठंडक थी। आदि एक पल रुका और कोट पहनने लगा। ट्रॉली अपर्णा ने थाम ली। कोट पहनकर जाने क्यों वो अचानक झुका और घुटने के बल बैठकर अपने कोट से एक डिब्बी निकाली और नाटकीय अंदाज में उसका हाथ थाम वो उत्साह से जोर से बोला, विल यू मैरी मी अर्पी? आसपास के लोग ठहर गए, सब उन्हें देखने लगे। पास खड़ी लड़कियां और औरतें ताली बजाने लगीं और सब लोग उसमें शामिल हो गए। चारों तरफ से आवाज़ आने लगी, से यस, से यस, ही इज़ अ हैंडसम मैन, ही लव्स यू, मैरी हिम। और इससे पहले कि अपर्णा कुछ समझ पाती, संभल पाती, कुछ कहती, उसके मुंह से निकल गया, यस आदि। आदि ने कब 2 कैरेट सॉलिटेयर हीरे की अंगूठी उसकी अंगुली में पहना दी, उसे पता ही नहीं चला। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपर्णा का हाथ थामे ट्रॉली ढकेलते आदि कह रहा था, थैंक यू अर्पी, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है आज। जाने क्यों अपर्णा फिर चिंता में डूब गई। पर आदि, एक बार तो बात कर लेते, अचानक कर दिया ये सब, मैं कुछ बताना चाहती थी तुम्हें। आदि ने उसके होठों पर उंगली रख दी, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अपर्णा ने लगभग चिल्लाकर कहा, मेरी बात सुनो आदि। हाँ जानता हूँ, यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर था, तुम्हारी एक ब्रेस्ट नहीं है, तुम अधूरी हो, यही सब बुलशिट ना? यही बताना चाहती हो ना मुझे? ये सब मुझे तुम्हारे पापा ने पहले ही बता दिया है, और सच तो ये है कि उन्होंने ही मेरा फ़ोन नंबर ढूंढ कर मुझे फ़ोन किया और तुम्हारे बारे में बताया। और इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी पूरी समग्रता के साथ स्वीकारा था। मुझे भी तो कुछ हो सकता था, तो क्या मुझे छोड़ देती? शरीर का कोई एक अंग मात्र नहीं हो तुमने भी तो शादी नहीं की अब तक, तुम भी तो नहीं भूली ना मुझे पता था एक दिन हम दोनों अवश्य मिलेंगे। अर्पी, वी आर मेड फॉर ईच अदर। पापा ने? उन्होंने तुम्हें फ़ोन किया? अपर्णा को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। जाने कैसे बिना पलके झपकाए उसकी बात सुनती रही। जाने कब पापा के लिए उसका सारा आक्रोश आंसुओं में बह निकला। आदि के कोट के अंदर से छिपाए वो आंसू बहाने लगी। आदि उसकी पीठ सहला रहा था। तुम औरतें भी अजीब हो, लगता है रोना तुम्हें बहुत पसंद है। खुशी के मौके पर भी रोती हो और दुख के मौके तो ढूंढ ही लेती हो। चलो गाड़ी का बूट तो खोलो।
आंसू पोंछ अपर्णा ने पर्स से कार की चाबी निकाली। आदि बूट में सूटकेस रख उसके बगल में आ बैठा। घर ले चलोगी ना अपने? उसने आंखों में अपर्णा के प्रश्न को जैसे पढ़ लिया। कार चलाते हुए अपर्णा को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे इतनी सारी खुशियां उसकी झोली में गिर गईं। आदि तो मिला ही, पापा का लाड़ भी वापस मिल गया। आसमान अब साफ हो गया था और सूर्यदेव जैसे मुस्कुराकर आशीष दे रहे थे। अपर्णा को लगा कि वो अधूरी नहीं है। अभी आप सुन रहे थे रेखा राजवंशी जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी, वो अधूरी नहीं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हिंदी की बेहतरीन कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।